Hello students, আজি এইটো ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে in order to explain all of you about the idea of the question which is known as Fayol's principles of management. Fayol's principle of management. Okay, so Fayol's principles of management. This is the question that today we are going to discuss all about. So yate Fayol's basically 14 principles ase. There are 14 principles of Henry Fayol. আমি এটা এটাকে প্ৰিন্সিপলছ কেইটা আমি অলপ চাম ডিছকাছ কৰিম তো তোমালোকে অলপ ভালদৰে বুজিবা কুৱেশ্যনছখিনি অ'কে চ' নাম্বাৰ 1 যিটো প্ৰিন্সিপল আছে সেইটো হ'ল প্ৰিন্সিপল অফ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক So principles of division of work. So what do you mean by the principles of division of work? Principles of division of work is basically states that कोई भी काम हो उसको क्या करना पड़ता है बेसिकली किसी एक आदमी या किसी एक माने लेवल में अगर तुम सब काम सौंप के रख दोगे तब प्रॉब्लम क्या होता है जो काम का जो प्रेशर है वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक पर्टिकुलर लेवल या एक पर्टिकुलर इंसान को वो काम करने में बहुत दिक्कत होता है और वो काम नहीं कर पाता है वो काम नहीं कर पाता है इन दैट सिचुएशन क्या होता है परफॉर्मेंस नहीं आता है तब हम लोग का क्या होता है जो रिजल्ट्स निकलना चाहिए था जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग का था वो ऑब्जेक्टिव्स कभी फुलफिल नहीं होता है सो प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि आप जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम सौंपोगे वो काम आप जुडिशियली सबके बीच में डिवाइड करके दो मतलब हर एक लेवल में किसका क्या काम है किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप शेयर करके दो देखना जो काम का जो आउटपुट है वो डेफिनेटली निकल के आएगा बिकॉज इट रिड्यूस द बर्डन प्रेशर जो है वो प्रेशर कम कर देता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है अकेला कभी कभी हम लोग का ऐसा हो जाता है कि हम लोग सब काम नहीं कर पाता है अगर हम लोग का वो प्रेशर से हम लोग को अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो हम लोग को काम को क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा सो 14 प्रिंसिपल का जो 1 नंबर पॉइंट है वो इसको ही बेसिकली डिनोट करता है या तुम बोल सकते हो कि इसको ही समझाता है जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो कहता है क्या ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सो ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलते हैं ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये सिखाता है कि किसी को अगर तुम परफॉर्मेंस या काम करने के लिए तुम सजेशन दे रहे हो किसी को एक काम दे रहे हो आप तो उस आदमी को काम करने के लिए जो सामूहिक जो पावर है या अथॉरिटी है वो भी देना बहुत ज़रूरी है अगर आप मेरे को काम करने के लिए आप बोल रहे हो कि सर आप जाओ ये काम करके लाओ और वो काम करने के लिए मेरे को जो मिनिमम एक पावर चाहिए वो काम करने के लिए वो मेरे पास नहीं है in that circumstances the performance may not happen or sometimes it's not happen so अगर आप काम किसी से निकालना चाहते हो या काम किसी से करवाना चाहते हो the fundamental thing is that you also need to devote some authority to that person so that the person can apply that authority to perform the responsibility so there is a relationship between authority and responsibility ये है 14 प्रिंसिपल का 2 नंबर
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। देखो, कोई भी काम करने के लिए हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो है क्या? डिसिप्लिन। इफ वी नॉट परफॉर्म आवर वर्क इन ए डिसिप्लिन मैनर, देन काम जो है, जो काम का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो तुमको कभी नहीं मिलेगा। कोई भी काम करने के लिए हम लोग को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्ट्रक्चर एब्सेंट है तो काम करने में जो हम लोग का जो आशा है वो आशा कभी भी पूरा नहीं होता है। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट you just maintain discipline, so that the performance is happen or perform whatever the expected performance, that performance is going to be what come out. So that is the point number 3. Just a minute. Okay, so this is called discipline. Next is what बहुत important है, unity of command. Unity of command, that is very very important. Unity of command का मतलब होता है the order must be come from only one person. It means आप किसी एक आदमी से ऑर्डर मिल रहा है तभी आप काम कर सकते हो। अगर ऑर्डर बहुत जगह से आता है, इन दैट टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग किसका ऑर्डर माने। शुड वी गो फॉर वन पर्सन एक्स ऑर्डर और वाई ऑर्डर और जेड ऑर्डर और होम? सो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है that order must be come from only one source. That is known as what? Unity of command. Next is unity of direction. Okay, so now what is unity of direction? Unity of direction का जो फिलॉसफी है वो कहते हैं कि हम लोग सब जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, टॉप से लेकर एकदम बॉटम तक जो भी है, हम लोग सब मिलके एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या एक ही पर्टिकुलर जो हम लोग का थीम है उसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। वी मस्ट नॉट वर्क इन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंट थीम, डिफरेंट आइडियाज। ओके, सो हम लोग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इज दैट वी मस्ट वर्क एज ए ग्रुप। एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी आर एबल टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सबका डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज दैट वी शुड वर्क एज ए ग्रुप, एज ए यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सामूहिक होना पड़ेगा। तभी जाके क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट वुड बी व्हाट इजीली टू बी अटेन्ड। सो दैट इज नोन एज व्हाट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वी ऑल नीड टू फोकस इन वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन कम प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन। ओके, सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है सर कि सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट डायरेक्ट टुवर्ड्स द ग्रुप इंटरेस्ट। इट मीन्स आपका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है दैट शुड बी prepared or that should be taken into account keeping in mind with the organization's objective. ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, बोथ द ऑब्जेक्टिव शुड बी गो इन ए यू कैन से इन ए सेम वे और इन ए पैरेलल वे, देन only the organization can able to reach
देयर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। इट शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक दूसरा ही ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है। नो, both the people interest and the organization interest should align together, and as a result of which the organization can able to achieve the overall objective of the organization. So that is point number 6. Now next is what, next जो point है वो है fair remuneration. ओके, सो फेयर रेमुनरेशन का मतलब है कोई भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आप उसको उसके हिसाब से आप उसको पेमेंट कीजिए, किसी को एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। एवरीबॉडी शुड बी गिवन एज पर देयर परफॉर्मेंस, एज पर देयर contribution. Nobody should be exploited within the organization. Everybody should be paid as per their performance. That is known as what? Fair and just. Means there must not be any kind of ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी को काम करा रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। अगर कोई बंदा काम कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको आप उसके हिसाब से आप उसको रेमुनरेशन दीजिए। So that is known as what? Fair remuneration. Okay, next come is what? Centralization and decentralization. Centralization, top management. Decentralization, middle and lower. So अगर कोई decisions top लेता है, that should be what? known as a centralized body. They are the central body. और उसी डिसीजन को must be decentralized, must be communicated to the lower levels and the middle levels, so that whatever the decisions are taken by the top level can be executed by the middle and lower level. So that is known as what? Centralization and decentralization. Then come बहुत important, scalar chain. स्केलर चेन का मतलब होता है एक हेरेसी, हायरार्की। इसमें सुपीरियर से लेकर एकदम नीचे तक जो है वो एक स्केल, एक चेन में काम करना पड़ेगा। देन ओनली द ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क इफेक्टिवली। एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन टॉप में है, कौन लोअर में है, कौन मिडिल में है, इट मस्ट बी डिफाइन इन ए इफेक्टिव वे, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क एज ए फ्रेम। एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको सिस्टमेटिकली अचीव कर सकेगा। दैट इज नोन एज व्हाट? स्केलर चेन। इसको आप एक चेन बोल सकते हो, चेन ऑफ सुपेरियर रेंजिंग फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल। एकदम बॉस से लेकर एकदम लोअर डिवीजन तक जो एक हम लोग का एक सिस्टम होता है, हियरार्की होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर चेन कहते हैं। Then come another one is principle of order. It means इसको ऑर्डर को आप वैसा नहीं समझो कि कमांड, ऐसा नहीं है। इस ऑर्डर का मतलब होता है एवरीथिंग मस्ट बी इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, सिस्टमेटिक वे। एवरीथिंग मस्ट बी मैनेज्ड इन ए सिस्टमेटिक, इन ए डिसिप्लिन्ड वे। दैट इज नोन एज व्हाट? ऑर्डर। एक किताब को जैसे हम लोग एक सिस्टमेटिकली रखते हैं, ठीक है ना, नंबर्स को हम लोग अरेंज करते हैं सिस्टमेटिकली, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी एक ऑर्डर होना ज़रूरी है। कब क्या काम करना है, कौन किसका क्या काम है, एवरीथिंग शुड बी मेंटेन इन ए प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर डिसिप्लिन। तभी देखना जो काम है ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी लेवल का काम हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्मूथली हो जा सकता है। दैट इज नोन एज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देन कम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है जस्टिस एंड
काइंडलीनेस। देखो, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वर्कर काम करता है तो आप उसको एफोर्ट देता है कोई भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके साथ आपका बिहेवियर जो है वो इक्वल रहना पड़ेगा, जस्टिस रहना पड़ेगा, तभी जाके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं वो आपके साथ कोऑपरेट करके चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी या बराबर, सबको बराबर आँख से आपको देखना पड़ेगा। कोई डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। सो इसीलिए जो हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अकॉर्डिंग टू द फेवल इज दैट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को किसी को भी फेवरेटिज्म या किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना ये सही बात नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा अपना 100% दे रहा है तो आपको भी उसको ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, जस्टिस या फेयरनेस मेंटेन करना पड़ेगा। इक्वल सबके लिए आपका जो सहानुभूति का जो लेवल है वो इक्वल होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ नोन एज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। उसके बाद है क्या, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या बोलता है, आपका जो टेन्योर है ऑर्गेनाइजेशन में वो थोड़ा सजेस्टेबल है कि वो स्टेबलाइज्ड होना ज़रूरी है। स्टेबलाइज्ड होने से हम लोग को क्या होता है, बेसिकली मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरा नौकरी नहीं जाएगा, मेरा जो एफोर्ट है ऑर्गेनाइजेशन में वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, द्विगुण हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा जॉब आज है कल नहीं रहेगा, तब मेरा जो एफोर्ट है, मेरा जो डेडिकेशन है, that may not come out. So this is not good, this is not good, this is not good, this is not healthy for the organization. So organization में एक स्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करना, किसी को नौकरी नहीं जाने का एक भरोसा देना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में डेडिकेशन देके काम करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो देता है, जो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो इसीलिए ये पॉइंट इधर में रखा गया है। उसके बाद और एक पॉइंट है, उसको कहते हैं क्या, इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आप सबको पावर देना चाहिए कि भाई आप, अगर आपके कुछ दिमाग पे कुछ आइडिया है, आपके दिमाग में अगर कुछ थीम है, प्लीज़ आप शेयर करो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। यू कैन नॉट बिहेव इन ए वन वे कि मैं एकदम बॉस हूँ, मैं किसी को सजेशन देने के लिए प्रेरणा नहीं दूंगा। ऐसा होने से ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा दिक्कत होता है, वो अच्छा नहीं होता है। सो इट इज़ ऑलवेज better that you should welcome your subordinates, your fellow colleagues to contribute their ideas, their visions, their notions, जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर द वेलबींग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज नोन एज व्हाट, इनिशिएटिव। और लास्ट में जो पॉइंट आता है वो पॉइंट का नाम है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ओके सर, तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है कोऑपरेशन, यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि हम लोग अकेला कभी नहीं काम करने का, जो ऑर्गेनाइजेशन का कभी हम लोग उस डायमेंशन, उस लेवल तक नहीं ले जा सकते हैं जो हम लोग का विजन में रहता है, इफ़ यू नॉट वर्क टुगेदर। The most and very important objective of an organization is that we should work in a group, in a joint way, with cooperation। तभी ना क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एक वैल्यू सिस्टम है
वो आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन का बात जब भी आएगा, कोऑर्डिनेशन का बात जब भी आएगा, तभी तुम लोग सोच लेना कि ये प्रिंसिपल एसपीटी कॉप्स के बारे में बोल रहा है। सो इस वीडियो या आज जो मैंने अभी तुम लोग को समझाया है, इसमें हमने पूरा जो 14 प्रिंसिपल्स है उसको, उसका जो मेन आइडिया है मैंने इसमें समराइज़ किया है। अगर आप लोग को ये वीडियो देख के आप लोग को लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया या किसी एक जगह में आपको थोड़ा डाउट है, यू कैन राइट योर व्यूज़ इन योर कमेंट बॉक्स, और मैं डेफिनेटली मैं उसको नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें क्लैरिफाई करूँगा। लेकिन अगर आप मेरे को ऑनेस्टली पूछोगे तो देन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसा नहीं होता है कि ऑलवेज 14 मार्क्स का 14 क्वेश्चन पॉइंट्स देगा, कभी कभी एक या दो पॉइंट्स भी उठा के भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द exam point of view. I hope this video is definitely help all of you regarding understanding this question. एंड अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लाइक एंड शेयर करना ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हो कि और भी ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि मोर एंड मोर ऐसी वीडियो मैं आप लोग को दे सकूँ और आप लोग को हेल्प कर सकूँ ड्यूरिंग द जो थ्रू आउट हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम का फाइनल तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।